बेसिकली लास्ट क्लास के जो हमने 11th क्लास में लेक्चर लिया था, तो उसके अंदर सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन कराया था आपको कि अकाउंटेंसी क्या होती है, इससे अकाउंटेंसी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर पूछें कि सर हमारी फर्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट क्लास आगे से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मैं आपसे ना कुछ चीजें पूछूंगा, मेरे को आप पहले आप आंसर करेंगे बच्चे। अगर बेटा मैं आपके सामने एक टर्म बोलता हूँ फोटोसिंथेसिस, तो आपका दिमाग कौन से सब्जेक्ट की तरफ जाता है? राइट, है ना। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ बोर्ड मास सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? मैथमेटिक्स। यानी कि सर हर सब्जेक्ट का ना कुछ एक यूनिक टर्म्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं अपने आप पे। जैसे ही मैं सब्जेक्ट का नाम सुनना शुरू, उस वर्ड को सुनते ही वो सब्जेक्ट दिमाग में आ जाता है ना। तो आज का जो अकाउंटेंसी के अंदर बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक भी बेटा आपका क्या है? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। अब बेसिकली पता है क्या बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बेटा इसको पढ़े बिना ना आप अकाउंटेंसी कर ही नहीं सकते। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। टोटल किसी भी चीज का 100% होता है, आप लिटरली मानना, लेकिन जो शुरू की आपकी 10 से 12 क्लासेज होंगी ना, वहाँ पे आपका 30% अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा, एक तरीके से बेसिक होगा आपका अकाउंटेंसी का, और वो बेसिक इसको अच्छे से आ गया, आप ये लगा लो आगे के सारे चैप्टर्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। अभी मैं आपकी कोई बुक यूज करने वाला, जिस 15 दिन आराम से पढ़ेंगे, जब आप बुक उठाओगे तो आपको दिखेगा सर 4 चैप्टर तो हमारे पूरे हुए हैं। क्योंकि मेरे को ना कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, उनको आपको रटवाना नहीं है कि मैं बुक उठाऊँ बुक से चालू हो जाऊँ, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, अगर मैं आपको बताऊंगा बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी, अकाउंटेंसी क्या है बेटा, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बच्चे के कहते हैं सर हमने तो कुछ अकाउंटेंसी सुनी नहीं, और अभी मैंने कहा भी क्या, इस तरह तीनों स्ट्रीम में से सबसे यूनिक सब्जेक्ट कौन सा होगा? अकाउंटेंसी। लेकिन बेटा इतना यूनिक नहीं है कि हमें उसकी जानकारी नहीं, हमें सब कुछ पता है अकाउंटेंसी के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। बेटा सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है यहाँ पे कैपिटल। अब सर कैपिटल जब सुनोगे तो कहोगे सर इंडिया का कैपिटल दिल्ली होता है, ये वो वाला कैपिटल नहीं है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, आपने और मैंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या लगाएंगे? सबसे पहले पैसा लगाएंगे। और क्या लगाएंगे? सिंपल बताता हूँ सर, या तो हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे जो कि मेन फर्स्ट है। दूसरा क्या लगाऊंगा बच्चे में, अगर मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ तो किसका स्टॉक डालूंगा? स्टेशनरी का। अगर मैं कपड़े का काम कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा उसके अंदर? कपड़ा। फर्नीचर का काम कर रहा हूँ तो क्या डालूंगा? फर्नीचर। तो जिस चीज का काम कर रहे हो वो सामान भी तो लेके आओगे ना। कैपिटल कुछ नहीं है, आपने देखो मैंने नहीं कुछ बताया, आपको पता है ऑलरेडी, उसे लिखना है। तो कैपिटल क्या है? अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। मालिक के द्वारा बिजनेस में जो पैसा या सामान लगाया जाता है उसे अकाउंटेंसी में क्या बोला गया है बेटा? कैपिटल के नाम से जाना गया है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। यानी कि टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है उसे बोला जाता है कैपिटल। समझ आ रहा है यहाँ तक किसको डाउन कैपिटल में? ठीक है, क्योंकि दो दो चार चार टर्म करके मैं आपसे पूछूंगा अभी करके, आप ही बताओगे बिल्कुल। ठीक है, दूसरा टर्म बच्चे यहाँ पे आता है क्या, उससे हम बोलते हैं सर ड्राइंग्स। आप लोग सर दोनों ही टर्म्स हुए हुए थे हमने, और आप कह रहे हो नई टर्म्स है। अब ड्राइंग्स बोला क्या है बेटा? अमाउंट और गुड्स विड्रॉल और यूज बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज। यानी मालिक के द्वारा जब बिजनेस में से ना कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए की जाएगी, तो अकाउंटिंग में क्या कहलाएगी बच्चे? यहाँ पे ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसके पापा को कोई बिजनेस हो, क्या बिजनेस है? स्पेयर पार्ट्स, जिसके बाइक के, कार के, कार के।
टैक्स का काम है। अब देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा, इन्होंने बिजनेस बता दिया, इनके घर में कोई टैप खराब हो गई, ये फैक्ट्री जाता है और वहां से टैप उठा के अपने घर के ले जाता है, तो क्या इसके बदले में ये पापा को पैसे लेके आएगा वहां पे? राइट। तो ये जो टैब उठा के इसने यूज करी है, इसके लिए यूज करी, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करी। यानी जब भी मैं बिजनेस में से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लूंगा तो वो क्या कहलाएगी सर? हमारी ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अब जैसे इसका क्या है कि कार ऑटोमोबाइल्स का काम है, मान लो कोई चीज खराब हो गई गाड़ी में, ये जाता है वापस से शॉप से उठा के ले आता है, तो वो भी क्या कहलाएगी सर? ड्रॉइंग्स कहलाएगी। इसी के फादर की क्या है, किराना शॉप है, ठीक है, घर से कॉल आता है कि एक काम करो जी 5 किलो चीनी घर भिजवा दो, तो उन्होंने दुकान से 5 किलो चीनी ली और घर पे भिजवा दी, तो क्या उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे? नहीं ना। तो जब भी कोई चीज आप अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करोगे बेटा, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ड्रॉइंग्स कहलाती है। ड्रॉइंग समझ आ गया सब कुछ? क्लियर है? अब इसके बाद थर्ड वन इज असेट्स। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? असेट्स। बेटा हिंदी में इसको बोला जाता है संपत्ति, ठीक है। अब नॉर्मल लेमैन भाषा में समझाता हूँ असेट्स क्या होती है। बुक में ना बड़ी उथल पुथल वाली डेफिनेशन दे रखी है, हमें वो नहीं याद करनी, हमें सिंपल सिंपल याद करना है। सिंपल सी बात है बेटा, एनीथिंग on which we have ownership right, it is known as assets। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके ऊपर मेरा क्या है बेटा? मालिकाना हक है, मैं उसका मालिक हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप इस हॉल में बैठे हो, चेयर किसकी है? मेरी है, मेरी असेट्स हो गई। ये पैनल मेरा है, ये क्या होगा? मेरी असेट्स हो गया। एसी लगा हुआ, मेरी असेट्स हो गई। लैपटॉप बड़ा है, मेरी असेट्स हो गई। जिन चीजों के ऊपर मेरा मालिकाना हक होता है, अब आप बैठे हो, आपके पास वॉच है, वो आपकी असेट्स है। आप साइकिल या स्कूटी पे आ रहे हो, वो आपकी असेट्स है। आपका बैग क्या है? आपकी असेट्स है। समझ रहे हो? सब कुछ अकाउंटेंसी में आपके नियर बाई दिखेगा आपको। तो असेट्स क्या है सर? जिस भी चीज का मैं मालिक हूँ, जिस पे मेरा ओनरशिप राइट है, वो क्या कहलाएंगे? हमारी असेट्स कहलाएंगे। क्लियर सबको? अब लेकिन सर क्या असेट्स सिर्फ असेट्स की डेफिनेशन से खत्म होती है? नहीं। असेट्स के ना बेटा कुछ टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम टाइप्स समझेंगे। बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना बस भैया, जब भी यहीं से याद करके जाओगे आप टिप्स पे, ठीक है। असेट्स के अंदर बेटा सबसे पहला टाइप होता है सर हमारा फिक्स्ड assets, which can be purchased not for resale। कोई भी ऐसी एसेट्स जो मैं खरीद के लाता हूँ बच्चे, लेकिन बेचने के लिए नहीं लाता, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के यूज के लिए लेके आता हूँ, वो क्या कहलाती है बच्चे? हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अभी आप इस रूम में बैठे, आपको बहुत सारी चेयर्स दिख रही है, क्या ये चेयर मैं बेचने के लिए लाया? नहीं। तो ये सारी की सारी चेयर्स मेरे लिए क्या हो गई बेटा? फिक्स्ड एसेट्स हो गई। क्या हो गई बच्चे? मेरी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, कार purchased by हाउस। किसी व्यक्ति ने अपने घर के लिए गाड़ी खरीदी है, तो वो उसकी क्या है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स है, क्यों? बेचने के लिए खरीदने के लिए नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है बच्चे मेरा यहाँ पे, सेकेंड वन, current assets, which can be purchased for the sale। कोई भी ऐसी एसेट जो मैं खरीद के लाता हूँ लेकिन अपने लिए लेके आता है, किसके लिए लेके आता हूँ बेटा? बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए लेके आता हूँ। एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मेरे को बताना। अब ये चीज मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए लाया, तो मेरे लिए क्या बन गई बच्चे? ठीक है, बोलना है साथ साथ, फिक्स बन गई। अब यही चीज अगर कोई फर्नीचर शॉप वाला लेके आएगा, उसके लिए क्या बन जाएगी? क्यों? क्योंकि सर वो बेच के प्रॉफिट कमाएगा इससे। इजी है ना समझना? अब और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे मैं बोलूँ वही आंसर करें, ठीक है। आप बताओ बेटा, यहाँ पे जो एसी लगा हुआ है इस हॉल के अंदर, ये मेरी कौन सी असेट्स है?
फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अब ये एसी बेटा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, इसका काम है एसी फ्रिज टीवी वगैरह बेचने का, वहां पे रखा हुआ है, तो उसके लिए कौन से सेट्स है, करंट सेट्स है। अब फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, अब एक एसी जब उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आप जाओगे तो उस दुकान वाले ने अपने कस्टमर के लिए सर्विस देने के लिए वहां पे ठंडा करने के लिए अपनी दुकान पे भी तो चला रखा होगा, तो उसकी दुकान में वहां पे वो जो एसी चल रहा है वो उसकी कौन सी एसेट्स है, वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि अब वो उसे बेचेगा नहीं, वो किस लिए यूज कर लिया बेटा उसने अपने खुद के लिए यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे जब ये चेयर्स की आप बात कर रहे हो, जब चेयर्स आप शोरूम में जाओगे फर्नीचर के, तो फर्नीचर वाले शोरूम के वहां पे भी तो रिसेप्शन टेबल होगा, वो भी तो चेयर पे बैठा होगा, तो वो जो चेयर और टेबल होंगे उसके बेचने के लिए रखी है, खुद के यूज के लिए, तो उतना पोर्शन हो गया फिक्स्ड एसेट्स। बाकी जो उसमें रीसेल करके प्रॉफिट कमाने के लिए रखी है वो क्या होगी, इसकी करंट एसेट्स। समझ आया फिक्स्ड और करंट में डिफरेंस। अब आप मेरे को बताएंगे अभी आपके पास पहले में कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, बताओ बताओ, अभी बताओ, दो बताओ फिर, तो ये बता देना फिर आप वॉच और पेन, पेन पर रजिस्टर हो गया, दो शूज हो गया, फोन और बैग, पांच शूज, वाटर बॉटल, ठीक है। यार ये देखो बेटा, क्या ये तो वैसे नॉर्मल एग्जांपल्स हो गए अकाउंटेंसी से हटके, लेकिन बात सही है सर, जिस चीज का मैं ओनर हूँ वो मेरी फिक्स्ड एसेट्स है, और जो हम बिजनेस में बेचने के लिए लेके आते हैं वो हमारी क्या है यहाँ पे करंट है। समझ आ गई? चलिए, अब इसके बाद बेटा थर्ड आती है, इसके बाद टेंजिबल असेट्स, असेट्स में टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, मैंने ना इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा, कार purchased by ऑटोमोबाइल डीलर। यानी मान लो बेटा किसी के पास टाटा की डीलरशिप है, उसने बहुत सारी टाटा की गाड़ियां खरीदी, तो वो किसने लेके आया, बेचने के लिए आया ना, तो उसके लोग फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, उसके लेके आया बेटा वो। अब अगर मैं बात करूं सर टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, विच कैन बी सीन और टच्ड, कोई भी ऐसी एसेट्स जिसको मैं देख सकता हूँ और छू सकता हूँ, यानी फिजिकली मेरे सामने है, ठीक है, मैं उसको फील कर सकता हूँ, वो सारी क्या कहलाती है, उनसे हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। 99.9% of the assets are tangible, 99.9% of the assets are tangible, और सर हमेशा दिक्कत क्या देता है, 0.1%, 0.1 बच गया उसमें, है ना। अब 0.1 क्या है बच्चे हमारा, 0.1 असेट्स सारा इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है सर, विच कांट बी सीन और टच। अब ये पहेली है अकाउंटेंसी के अंदर, क्या असेट्स है तो सर मैं उसका मालिक हूं, आपने कहा है ऐसी संपत्ति, ऐसी एसेट जिसका मैं मालिक तो हूं, ना मैं उसे देख सकता ना मैं उसे छू सकता, फिर भी मैं उसका मालिक हूं। बताओ, सोचो, एक बता, एक चीज अकाउंटेंसी जो हर आपको बता दूं, नॉलेज, आप सब उसके मालिक हो, देखिए कभी टच करिए फील करिए, है तो ना, लेकिन भाई चलो ये हो गया अकाउंटेंसी करके। अब मैं अकाउंटेंसी पे आता हूँ बेटा, सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो पूरी जिंदगी पढ़ना है अब आपने, सबसे पहले कॉमनली यूज होगा गुडविल। गुडविल क्या होती है बेटा, किसी भी पर्सन की रेप्यूटेशन, क्या होती है किसी भी पर्सन की रेप्यूटेशन। देखो बेसिकली क्या है, आप लोग यहाँ पे आते हो पढ़ने, किसी का भाई पढ़ा है, किसी की बहन पढ़ी है, किसी का कजन पढ़ा है, किसी के दूर दराज में गली में कोई बच्चा पढ़ा है। यहाँ पे जब आते हैं ना, मेरा नाम तो कई बार पता भी नहीं चलता 2 साल पढ़ने के बाद, मोस्टली इसलिए पूछा जाए कहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्या बोलते हो, एक्सपायर गारंटी बनने जा रही है ना। अब आप ये बताओ, अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई डाउट आता है तो क्या आप एक्सपायर से बात कर सकते हो, आप उससे डाउट क्लियर करवा दोगे। तो इंस्पायर एकेडमी क्या है, एक गुडविल है बस मार्केट के अंदर, एक नाम है, वो भी हमने क्रिएट किया, लेकिन वो फिजिकली
हो गया, तो सॉरी इसके बारे में मजा आता है तो वो टर्म आता है बेटा मेरा यहाँ पे क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को सिंपल भाषा में बताया जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, मैंने कोई भी पैसा आउटसाइडर से अगर ले रखा है, चाहे लोन के रूप में ले रखा है, कैसे भी ले रखा है, वो सब मेरी क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज को अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका, वो होता है बेटा फिक्स्ड लायबिलिटी। इसका मतलब होता है बेटा विच कैन बी paid off in long run। लॉन्ग रन का मतलब होता है बेटा मोर देन अ ईयर। सर कोई भी ऐसा उधार जो मेरे को लंबे समय में चुकाना है और एक साल से ज्यादा में चुकाना है, एग्जाम्पल हाउस लोन टेकन फॉर 10 years। कितने सालों के लिए लिया बेटा मैंने ये, 10 सालों के लिए। क्या होगा, फिक्स लायबिलिटी हो गई। देखो फिक्स क्या मतलब, तो स्थिर हो गई। अब अगर मेरे को 10 सालों तक क्या करनी है, बढ़नी ही पड़ेगी, तो ये कौन सी लायबिलिटी हो गई बच्चा, यहाँ पे फिक्स लायबिलिटी हो गई। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड लायबिलिटी की, वो आती है सर हमारी करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या है सर, विच कैन बी पेड ऑफ इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है बेटा विद इन अ ईयर। ठीक है, शॉर्ट रन भी बोलते हैं और अभी से शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर जो उधार चुकाने होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं सर, हमारी करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। करंट लायबिलिटी के अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा बोरोड फ्रॉम फ्रेंड फॉर 2-3 months। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन के लिए पैसे उधार दिए थे, तो ये क्या हो गई सर, हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। अब एक लायबिलिटी बच्चे और आती है आपकी, वो कम बढ़ाई जाती है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। कंटीजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है बच्चे, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब इसे बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है अचानक। कोई भी ऐसा उधार जो अचानक से मेरे पे आ जाता है, वो सारी क्या कहलाती है सर, हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहलाती है। एग्जांपल समझ ले बेटा, आप एक शॉप पे गए, नॉर्मली आपका घर का राशन वगैरह वहीं से आता है, पापा या मम्मी ने आपको कहा बेटा ये लो 1000 रुपीज या 2000 रुपीज दो, आप जाके सामान ले आओ। इसी रीजन से ना वहां पे क्या हुआ बेटा, कोई चीज महंगी हो गई थी और आपका बिल कितने का बन गया, 2200-2300 रुपए का बन गया। मानते हो। अब आप क्या बोलोगे नॉर्मली वहां पे कि अंकल एक काम करो, आप सामान दे दो, तो 200-300 रुपया पापा शाम को आ गया, कल आके आपके और दे जाएंगे। लेकिन वो जो 200-300 रुपए का उधार चला गया, आपने पहले से सोच रखा था कि चलना है नहीं। तो कोई, ये तो एग्जाम्पल है व्यक्तिगत लाइफ का, ठीक है। तो कोई भी ऐसा उधार सर तो अचानक से हम पे चल जाता है, पहले से हमें नहीं पता होता, वो सब क्या कहलाते हैं सर, हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अच्छे से क्लियर है यहाँ पे, बता पॉइंट आता है बच्चे वाला कहाँ पे, एक्सपेंस। क्या है, एक्सपेंस को बिना हिंदी में बोला जाता है खर्चे। अब मेरे को खर्चे आप सारा दिन करते हो सुबह से लेकर रात तक, मुझे कोई डिफाइन करेगा खर्चे क्या होते हैं, तो सारी डेफिनेशन आपके नियर बाय है, उससे बनाने भी आनी चाहिए, हमें सिर्फ रटना नहीं है कुछ भी। मैंने कहा स्पेंड करते हैं मनी, ठीक है कुछ सही बोला है, मैं बताता हूँ।
अमाउंट स्पेंड फॉर एनी बेनिफिट वी रिसीव। किसी भी बेनिफिट के बदले में जो हम पे कर रहे हो, देखो फोन का रिचार्ज करा रहे हो बच्चे, बिजली का बिल भर रहे हो, स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहे हो, कपड़े, ये सब क्या है आपके बेनिफिट्स हैं। उस बेनिफिट के बदले में सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वो सब क्या है सर मेरे एक तरीके से एक्सपेंस बन रहा है। ठीक है, अब इस एक्सपेंस के ना एक तरीके से कह लो कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसको ध्यान से सुनना और आपने मेरे को आंसर करना। ठीक है, 61 आता है मेरा यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट यूज देन पे। मतलब सर पहले भी किसी चीज को यूज करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ बेटा, उसकी पेमेंट करता हूँ। एग्जाम्पल हम सबके घर में डेली में बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल पहले आता है, यूज पहले आप करते हो, यूज करते हो फिर एक बिल आता है, फिर उसकी एक डेट होती है आपको भरना है। जब तक आप उस डेट को भर नहीं दोगे, यानी बिल को उस डेट तक भर नहीं देते, तब तक वो बिल क्या कहलाता है सर हमारे लिए? आउटस्टैंडिंग कहलाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब, स्टैंड का मतलब क्या है? खड़ा। आउट का मतलब अभी बकाया है, हिंदी में सुना ना बकाया, बकाया मीन्स जो अभी पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी ऐसा एक्सपेंस होता है बेटा जो कि अभी पे करना बाकी है, हमने यूज तो कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी। तो बेटा मेरे को आप बताओगे कि जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारी असेट्स होगी है, हमारी लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी होगी सर, क्यों? क्योंकि बीएसएस वालों का उधार चढ़ गया मेरे ऊपर कि मैंने उनकी बिल की पेमेंट करनी है। तो यानी इसका नेचर क्या होता है यहाँ पे? करंट लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है बच्चे? रीजन, क्योंकि ये तो है नहीं कि बेटा 2-4 साल में एक बार पे करना है, एक साल के अंदर ही पे करना पड़ेगा, इवन 2-3 महीने में पे करना है, वरना आप बिल्डर काट जाते हैं, है ना। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, उल्टा है बेटा ये। फर्स्ट पे देन यूज। हम पहले पे करेंगे उसके बाद उसको यूज करेंगे, जैसे कि हम फोन में रिचार्ज करवाते हैं। ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सा बताओ आप। ठीक है, आपने फोन में रिचार्ज करवा लिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपके हिसाब से क्या होगा बेटा? आपके सेट से ना क्यों? बेसिकली मैंने अपने फोन में 500 रुपए का रिचार्ज कराया, तो उस 500 रुपए का मालिक कौन हो गया सर? मैं हो गया। मैंने किसी जगह पे रेंट में प्रॉपर्टी ले रखी थी, तो मैंने 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया, प्रीपेड दे दिया। तो 6 महीने के लिए उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप राइट किसको मिल गया? मेरे को मिल गया। तो यानी सर जब मैं कोई भी चीज प्रीपेड कर देता हूँ तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है सर? असेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी? तो यहाँ पे इसको लिखते हैं कि क्या है सर हमारी ये करंट असेट्स की। ठीक है, ये इनका received in advance, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई स्कूल्स के अंदर होता है कि आप पूरे ईयर का पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है, वो मेरे को कहता है सर आप पूरे ईयर की फीस में से ले लो आप एक साथ, तो उसने मेरे को दे दी, तो मेरी कौन सी इनकम हो गई बेटा? ये एडवांस में। अब आप बताओ मेरे लिए वो मेरी असेट्स बन गई या लायबिलिटी बन गई? असेट्स बन गई, लायबिलिटी, बताओ बेटा। मेरे ना वो लायबिलिटी बन गई, रीजन बताऊं क्यों? वो जो मेरे पास उससे फीस आई है, क्या वो पैसा मेरा हो गया? नहीं। जब तक मैं उसे 12 महीने पढ़ा नहीं दूंगा, तब तक वो पैसा मेरा नहीं होगा। तो एक तरीके से सामने वाले स्टूडेंट का कर्जा चढ़ेगा मेरे ऊपर कि मुझे उसे 12 महीने पढ़ाना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्या है कि सर पैसा तो आ गया ना, आपका हो गया, लेके निकल लो।
लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, मुझे वाला में क्या पढ़ाना पड़ेगा, अभी से पढ़ाना पड़ेगा, तो सामने वाले स्टूडेंट का क्या चढ़ गया, मेरे पे खर्चा या गला चढ़ गया। इसीलिए तो इनकम रिसीविंग एडवांसेस का नेचर क्या होता है सर, लायबिलिटी होता है। क्लियर? अब लाइन एक टर्म आता है बेटा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है बेटा इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड। कोई भी ऐसी इनकम जो जनरेट तो हो रही है लेकिन बच्चे मेरे पास नहीं आई अभी तक। एग्जाम्पल के तौर पे अब एक स्टूडेंट आया, किसी रीजन से उसे कॉल आता है कि सर फीस ना हम आपको 3-4 महीने बाद एक साथ दे देंगे, आपकी अभी कुछ कुछ भी पैसा रुका हुआ है हमारा, कुछ भी एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब 3-4 महीने बच्चे वो बढ़ गया मेरे से, अब मैंने 4 महीने की फीस उससे लेनी है, तो ये मेरी कौन सी इनकम कहलाएगी, एक्लूड इनकम। सर इनकम जनरेट तो हो गई लेकिन मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब मेरी ये असेट्स है या लायबिलिटी है, अब मेरी असेट्स है। रीजन पता है क्या है, अब मेरा पैसा सामने वाले स्टूडेंट के पास पड़ा है, मैंने उससे वो पैसे लेने हैं, मैं सर्विसेज दे चुका हूँ, मेरे को उससे पैसे लेने हैं। तो ये क्या होता है सर, हमारी यहाँ पे एक्टिव इनकम देना। समझ आया यहाँ पे अच्छे से? क्लियर?